इंसान हमेशा से अपने लिए इमॉर्टैलिटी की तलाश में रहा है और इस ख्वाहिश का इजहार इंसान अपनी कहानियों के ज़रिए करता रहा है। जो सबसे पुरानी कहानी हमें मिलती है वो मेसोपोटामियन टैबलेट्स के ऊपर लिखी हुई मिली और इस कहानी की सेंट्रल थीम भी ऐसी ही एक जस्तजू थी। इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर गिलगामेश जब अपने दोस्त एनकिदु को खोता है तो उसको पहली बार एहसास होता है कि वो ख़त्म हो जाएगा, वो फ़ानी है और फिर वो इमॉर्टैलिटी की तलाश में निकलता है। वो अपने सफ़र में इमॉर्टैलिटी के काफ़ी करीब पहुंचकर भी उसमें नाकाम हो जाता है और फिर एक आम इंसान की तरह मर जाता है। पुराने ज़माने का इंसान किसी आब हयात की तलाश में रहता था, लेकिन अब इस मॉडर्न ज़माने में नई टेक्नोलॉजी के साथ इंसान अपने इस जिस्म से छुटकारा हासिल करके अपने लिए एक ऐसा जिस्म तलाश लेना चाहता है जिसको मेंटेनेंस के ज़रिए ठोक बजाकर वो हमेशा कायम रख सके और इस तरह इमॉर्टैलिटी हासिल कर सके। ज़रा तसव्वुर करें कि आप आज से कई साल पहले मरे हुए किसी इंसान से बात कर सकें। मसलन आप न्यूटन या आइंस्टाइन से आज की फ़िज़िक्स के बारे में सवाल करें, या हम में से वो लोग जो पाकिस्तान या इंडिया में रहते हैं वो गांधी जी या कायद-ए-आज़म से आज के पाकिस्तान और इंडिया के सियासी हालात पर बात करें और कायद-ए-आज़म और गांधी जी किसी मशीनी जिस्म में मौजूद हों और वो आपके सवालों का जवाब दें, तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में तो ये किसी साइंस फ़िक्शन की कहानी लगती है, लेकिन साइंसदान आजकल एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश में हैं जिसको माइंड अपलोडिंग कहा जाता है। यानी हमारे ब्रेन की, हमारे दिमाग की अपलोडिंग। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे दिमाग में तकरीबन 80 बिलियन के करीब नर्व सेल्स होते हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं और ये न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स एक दूसरे से एक लिंक या कनेक्शन बनाकर रखते हैं जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं और इन सिनेप्सिस में, इन लिंक्स में न्यूरॉन्स केमिकल सिग्नल्स के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इस तरह हमारा दिमाग फंक्शन करता है। तो अब जब हम माइंड अपलोडिंग की बात करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या चीज़ है जिसको हम अपलोड करेंगे? इसके जवाब में साइंसदान ये कहते हैं कि वो इंसान के ब्रेन को उसकी मेमोरीज़ के साथ, उसके बिहेवियर्स के साथ, उसके तमाम पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स के साथ किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अपलोड कर देंगे। अब ये काम होगा कैसे? इसके जवाब में साइंसदान कहते हैं कि वो इंसानी ब्रेन का एक डिटेल्ड स्कैन करेंगे। उसके तमाम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर का, उन न्यूरॉन्स के कनेक्शंस का, इस पूरे ब्रेन का एक डिटेल्ड स्कैन किया जाएगा और फिर उस स्कैन्ड इमेज के ज़रिए से इंसानी ब्रेन की, इंसानी दिमाग की एक डिजिटल कॉपी बनाकर कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी और फिर इस ब्रेन की डिजिटल कॉपी को कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड करने के बाद एक बनाया जाएगा ब्रेन सिम्युलेटर। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जो कि उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमारा दिमाग, हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन जिस तरह से फंक्शन करता है, उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। जिस तरह हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बनाकर, लिंक बनाकर, जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं, एक दूसरे से केमिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, उसी तरह से एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया जाएगा। न्यूरॉन्स का एक आर्टिफिशियल नेटवर्क बनाया जाएगा और वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या ब्रेन सिम्युलेटर इंसान के ब्रेन की इस डिजिटल कॉपी को, जो कि सिस्टम के ऊपर पहले ही अपलोड कर दिया गया है, इसको उसी तरह से फंक्शन करवाएगा जिस तरह के हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन रन करता है। और फिर साइंसदानों का ख्याल है कि जब ये होगा, यानी जब वो जो डिजिटल कॉपी है इंसानी ब्रेन की, उसको उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फंक्शन करवाया जाएगा जिस तरह इंसान का बायोलॉजिकल ब्रेन फंक्शन करता है, तो साइंसदानों का ख्याल है कि उससे पैदा होगी एक कॉन्शियसनेस, या जिसको ज़िंदगी कहना चाहिए। जिस तरह मैं ज़िंदा हूँ और मैं अपने इर्द-गिर्द देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ और अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, इसी तरह उस डिजिटल ब्रेन के रन करने से एक और ज़िंदगी, एक और कॉन्शियसनेस पैदा होगी। और साइंसदानों का ख्याल है कि ये वही ज़िंदगी होगी, ये वही शख्सियत होगी जिसके के दिमाग की कॉपी बनाई गई थी। उसकी कॉपी नहीं, वही शख्सियत जो जिस शख्स का दिमाग कॉपी किया गया था, एक तरह से कहना चाहिए वो रूह उसमें से निकल कर इसमें आ जाएगी और वो जो शख्सियत होगी, वो वही शख्सियत होगी जिसके दिमाग की कॉपी की गई थी। ये उसकी कॉपी नहीं होगी। साइंसदानों का ख्याल है कि ये वही शख्स होगा, जो बायोलॉजिकल शख्स था, ये वही शख्स होगा और अब ये वर्चुअल सिस्टम के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस के साथ यहाँ पे मौजूद होगा। यानी कहने का मकसद उनका ये कि इस तरह से इंसान इमॉर्टल हो जाएगा। जब उस शख्स का बायोलॉजिकल जिस्म मर जाएगा तो फिर
वो इस रोबोटिक जिस्म में, इस कंप्यूटर सिमुलेशन जिस्म में ज़िंदा हो जाएगा। उसकी रूह कहना चाहिए, कह सकते हैं कि आप उसकी रूह वहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ वर्चुअल सिस्टम के अंदर आ जाएगी। अब इसमें यहाँ पे कुछ असम्पशन्स हैं, जो कि बहुत बड़ी-बड़ी असम्पशन्स हैं, जिनके बारे में किसी को भी यकीन नहीं है, लेकिन जो प्रोपोनेंट्स हैं माइंड अपलोडिंग के, वो ही बड़े यकीन के साथ कहते हैं कि ऐसा होगा। जो सबसे पहली असम्पशन यहाँ पर है, वो ये है कि जो ज़िंदगी है, जो इंसान की जिसे हम इस्लाम में रूह कहते हैं, उसका जन्म होता है उस ब्रेन के फंक्शन से। जब हमारे ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क काम करता है, जब ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इस ब्रेन के प्रोसेस के नतीजे में एक ज़िंदगी पैदा होती है। ये सिर्फ एक असम्पशन है, और जो साइंसदान इसको मानते हैं, माइंड अपलोडिंग के जो मानते हैं कि माइंड अपलोडिंग के ज़रिए से एक ज़िंदगी जन्म लेगी, वो खुद भी कहते हैं कि कॉन्शियसनेस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है। लेकिन उसके बावजूद उनका कहना ये है, उनका मानना ये है कि जो कॉन्शियसनेस है, जो ज़िंदगी है, वो ब्रेन के फंक्शन के नतीजे में पैदा होती है। अब उसमें भी 2 तरह के ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो ये कहता है कि ये कॉन्शियसनेस सिर्फ़ बायोलॉजिकल ब्रेन के फंक्शन से पैदा होती है। जबकि ये जो माइंड अपलोडिंग के प्रोपोनेंट्स हैं, ये कहते हैं कि ये ब्रेन के प्रोसेस के नतीजे में पैदा होती है, चाहे वो ब्रेन बायोलॉजिकल हो या कोई आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर चलने वाला डिजिटल ब्रेन हो। दोनों सूरतों में जब भी कोई ब्रेन फंक्शन करेगा, उसी तरह से फंक्शन करेगा जिस तरह से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, तो उसके नतीजे में एक कॉन्शियसनेस पैदा होगी, एक ज़िंदगी जन्म लेगी। तो एक असम्पशन तो यहाँ पे ये है कि इंसानी ज़िंदगी ब्रेन के कंप्यूटेशन के नतीजे में, ब्रेन के फंक्शन के नतीजे में जन्म लेती है। जबकि जो दूसरी असम्पशन यहाँ पर है, वो इंसान की आइडेंटिटी के बारे में है। यानी ये कि मैं हस्सान कौन हूँ? क्या मैं ये जिस्म हूँ, या मैं ये दिमाग जो मेरी सोच है, ये सोच हस्सान है? इन दोनों में से हस्सान कौन है? या एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है जो कि मुसलमान होने की हैसियत से हमें पता है कि हम समझते हैं कि ना ये जिस्म मैं हूँ, ना ये दिमाग मैं हूँ, बल्कि ये रूह है जो अल्लाह ताला के हुक्म से फूँकी गई है, वो रूह असल में मैं हूँ। तो यहाँ पे जो दूसरी असम्पशन है साइंसदानों की, वो असम्पशन ये है कि जो शख्सियत है, जो इंसान है, वो ये जिस्म नहीं है, बल्कि वो दिमाग है। इस दिमाग में चलने वाली सोच है, इस दिमाग का जो प्रोसेस है, वो असल में इंसान की शख्सियत है। तो इससे साइंसदानों ने ये नतीजा निकाला कि जब अगर मेरी बात करें हस्सान की, तो मेरे ज़हन इस बायोलॉजिकल ब्रेन के फंक्शन करने के नतीजे में एक शख्सियत जन्म लेती है, जो कि हस्सान, जो कि मैं हूँ। अगर इसी ब्रेन की एक कॉपी बना के किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाल दी जाए, और फिर जिस तरह, और क्योंकि फिर वो इसी ब्रेन की कॉपी थी, तो जब वो डिजिटल कॉपी उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रन करेगी, तो वहाँ पे भी मेरा ही यानी हस्सान ही का जन्म होगा, जो कि एक रोबोटिक जिस्म के अंदर होगा। लेकिन मसला ये है कि माइंड अपलोडिंग में अब तक जिन बातों का मैंने जिक्र किया, वो सब फिलोसफिकल इश्यूज हैं। जैसे कि आइडेंटिटी एक फिलोसफिकल इशू है, कॉन्शियसनेस का जन्म लेना ये एक फिलोसफिकल इशू है। इस वजह से इसके ऊपर बहुत सारे फिलोसफिकल एतराज़ात भी हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल क्रिटिक भी की गई है। उनमें से एक एतराज़ ये है, जैसे कि इस थ्योरी के प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि एक कॉन्शियसनेस, एक ज़िंदगी जन्म उस वक्त लेती है जब एक ब्रेन प्रोसेस करता है, तो उस ब्रेन की फंक्शनिंग की वजह से, उसके प्रोसेस की वजह से एक कॉन्शियसनेस या ज़िंदगी जन्म लेती है। तो सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारी टेक्नोलॉजी किसी तरह इतनी एडवांस हो गई कि हम किसी के ब्रेन का स्कैन उसकी ज़िंदगी में ही कर सकें, और फिर हम उसकी ज़िंदगी में ही उसकी ब्रेन का जो डिजिटल मॉडल है, उसको हम एक सिमुलेशन के अंदर रन कर सकें। तो जैसे कि इस थ्योरी के प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि इसके नतीजे में एक कॉन्शियसनेस पैदा होगी, और वही शख्स यहाँ पे जन्म लेगा जिसके ब्रेन की कॉपी थी। लेकिन अगर ये सिमुलेशन उसकी ज़िंदगी में ही रन की गई, तो फिर ओरिजिनल इंसान कौन सा होगा? जो बायोलॉजिकल आदमी था वो ओरिजिनल होगा, या जो उसकी वर्चुअल ब्रेन जिसको सिमुलेशन के अंदर रन किया गया है वो ओरिजिनल होगा? इन दोनों में से ओरिजिनल कौन होगा? और और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा? जाहिर सी बात है, एक आइडेंटिटी, एक शख्स दो तो नहीं हो सकते, उनमें से एक ओरिजिनल होगा और दूसरा उसकी कॉपी होगा। अब वो लोग जो कि माइंड अपलोडिंग के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि माइंड अपलोडिंग के 3 मेथड सजेस्ट किए गए, जिनमें से एक को हम डिस्ट्रक्टिव माइंड अपलोडिंग कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंड अपलोडिंग, जबकि दूसरे को नॉन डिस्ट्रक्टिव माइंड अपलोडिंग कहा जाता है, जबकि तीसरा रिकंस्ट्रक्टिव माइंड अपलोडिंग कहलाता है।
डिस्ट्रक्टिव माइंड अपलोडिंग से मतलब ये कि जब कोई शख्स मर जाए तो उसके दिमाग के छोटे छोटे सेलुलर पार्ट्स करके उसके दिमाग को छोटे छोटे सेलुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, और फिर उन सेलुलर पार्ट्स का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए से स्कैन तैयार किया जाए, और फिर उस स्कैन की मदद से उसके ब्रेन का एक डिजिटल इमेज बनाकर किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अपलोड कर दिया जाए। जबकि नॉन डिस्ट्रक्टिव माइंड अपलोडिंग से मतलब ये कि फंक्शनल एमआरआई मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए किसी जिंदा इंसान के ब्रेन का स्कैन किया जाए, उसके ब्रेन का एक डिटेल्ड न्यूरॉन लेवल्स के ऊपर स्कैन किया जाए। लेकिन हमें इस टेक्नोलॉजी में अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी हम इस काबिल नहीं हुए कि हम अपनी जो मौजूदा मशीन है उसके ज़रिए से किसी ज़िंदा इंसान का ब्रेन स्कैन तैयार कर सकें, ऐसा जिसकी मदद से हम माइंड अपलोडिंग कर सकें। जबकि जो डिस्ट्रक्टिव माइंड अपलोडिंग मेथड है वो एक चूहे के ऊपर 2019 में अप्लाई किया जा चुका है। एक चूहे का 1 मिलीमीटर क्यूबिक ब्रेन, यानी एक छोटे से ग्रेन के साइज का, एक छोटे से दाने के साइज के ब्रेन को डिस्ट्रक्टिव माइंड अपलोडिंग के जरिए स्कैन किया जा चुका है। ये इस चूहे के ब्रेन के 1 मिलीमीटर क्यूबिक साइज का पार्ट था, यानी एक ग्रेन एक छोटे से दाने जितना हिस्सा था जिसमें तकरीबन 1 लाख न्यूरॉन्स थे। 1 लाख न्यूरॉन्स, जबकि इंसान के दिमाग में 80 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं। इस चूहे के 1 मिलीमीटर क्यूब साइज का ब्रेन, यानी एक छोटे से दाने के साइज के बराबर ब्रेन का स्कैन करने के लिए, उसका स्कैन स्टोर करने के लिए इन्हें ज़रूरत पड़ी थी 2 पेटाबाइट्स स्पेस की। 2 पेटाबाइट्स का मतलब होता है 2 मिलियन गीगाबाइट्स। जबकि चूहे के इस ग्रेन साइज ब्रेन में न्यूरॉन्स की तादाद थी 1 लाख, और इंसान के ब्रेन में न्यूरॉन्स की तादाद होती है 80 बिलियन। तो एक इंसान के पूरे दिमाग का डिजिटल इमेज तैयार करके उसको स्टोर करने के लिए जो स्पेस दरकार होगी वो 2 मिलियन पेटाबाइट्स है। 2 मिलियन पेटाबाइट्स का मतलब है 2000 एक्साबाइट्स। अब मैं एक कंपैरिजन के लिए बता दूं कि गूगल का जो पूरा स्टोरेज है, पूरा का पूरा गूगल का स्टोरेज 15 एक्साबाइट्स में स्टोर है। तो एक इंसान का ब्रेन स्टोर करने के लिए उन्हें गूगल से भी 1000 गुना ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी, सिर्फ एक इंसान का ब्रेन स्टोर करने के लिए। और इस पे जो कॉस्ट आएगी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर मंथ आएगी। तो ये जो इसकी टेक्निकल मुश्किलात हैं आजकल, उनके बारे में थोड़ा सा बयान हो गया। ये 2 मेथड जो पहले मैंने आपको बताई, ये डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव ये डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेन अपलोडिंग मेथड है। जबकि जो तीसरा मेथड सजेस्ट किया जाता है वो रिकंस्ट्रक्टिव ब्रेन अपलोडिंग मेथड है। और रिकंस्ट्रक्टिव से मतलब ये हुआ कि किसी इंसान की जो कि कभी पहले मर चुका है, उसकी वीडियोस के ज़रिए, उसकी अगर आवाज़ मौजूद है तो उसके ज़रिए, उसकी राइटिंग्स के ज़रिए, उसके अगर कोई ख़यालात किसी के पास महफूज हैं, लोगों से इंटरव्यूज़ के ज़रिए, इन तमाम डेटा के ज़रिए उस मरे हुए इंसान का एक डिजिटल माइंड स्कैन तैयार किया जाएगा और फिर उसको किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अपलोड किया जाएगा। ये तो अब भी सुनने में कोई साइंस फिक्शन की बात लगती है। जो मैंने कहा था कि रेमंड कर्जवेल कहते हैं कि आज से 20 साल बाद यानी 2045 में हमारे पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, तो वो रिकंस्ट्रक्टिव माइंड अपलोडिंग की बात नहीं करते, वो डिस्ट्रक्टिव माइंड अपलोडिंग मेथड की बात करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि पहले का इंसान एक आबे हयात की तलाश में था जो उसको कभी नहीं मिल सका, और आज का इंसान मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इमॉर्टैलिटी हासिल करना चाहता है। ये एक ऐसा टॉपिक था जो कि पिछले दिनों मेरी नज़र से गुजरा और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ तो अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।